हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 जो है वो हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। इससे पहले हम पार्ट नंबर 21 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये वाला पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पाचन तंत्र क्या होता है? शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को उसके जो एंजाइमेटिक जो अपघटन होता है, एंजाइमों के द्वारा जो अपघटन होता है उसके द्वारा सरल व अवशोषण भोज्य पदार्थों में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में मुख्यतः जो आता है वो आता है आहारनाल, आहारनाल, इसके अलावा शाही ग्रंथियां और अंग। शाही ग्रंथियां और अंग, ये कुछ भाग आते हैं। इसके द्वारा हम मानव का जो पाचन तंत्र है उसको हम रीडिंग करेंगे। तो जो मानव का पाचन तंत्र है उसको हम एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। उसका सबसे इजी, लगभग इजी डायग्राम होता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो एक दो बार के अंदर ये डायग्राम कंप्लीट बन जाता है। यह जो है पाचन तंत्र का नॉर्मली हम डायग्राम बना चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसके पास में एक, आमाशय के पास में एक जो है यकृत भी होता है, ऐसा टोपनुमा, ये टोपनुमा एक आमाशय होता है। इसके अलावा इसके अंदर ही एक ग्रीन कलर का जो होता है वो होता है क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे? पित्ताशय। और ये जो है वो यकृत है, यकृत है। इसके अलावा ये आमाशय है। इसके अलावा ये गठिका है, ये ग्रहणी है, गर्सनी, सॉरी ग्रहणी, गर्सनी तो छोटी आंत के पास आएगी। ये गर्सनी है, ये मुख जो है ये मुख है। इसके बाद में ये वाले जो है वो छोटी आंत है, इसको क्षुद्रांत बोलते हैं। और ये वाली है वो बड़ी आंत है। ये जो है मलाशय है और ये जो है वो गुदा है। मोस्ट जो है इसके हमने टॉपिक पढ़ डाले हैं। आहारनाल अग्रभाग में, आहारनाल की संरचना सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आहारनाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होती है। मुख से प्रारंभ होकर के पश्च भाग में कहाँ तक रहती है? गुदा तक। गुदा के द्वारा ये बाहर खुलती है, अर्थात ये मुख से गुदा तक चलती है, फैली रहती है। यह जो है आहारनाल जो होती है ये लंबी होती है। आहारनाल और कुंडलित, लंबी भी है और कुंडलित भी है। छोटी आंत इसकी घूमी हुई रहती है। इसके अलावा एक पेशीय नली के रूप में होती है। इसका जीवित अवस्था में जो लंबाई होती है, जीवित अवस्था में इसकी लंबाई होती है लगभग 4 मीटर और मृत अवस्था में इसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। मृत होने के बाद में इसकी लंबाई जो होती है वो 8 मीटर, 7 से 8 मीटर हो जाती है। इसके प्रमुख भाग मैंने बता दिए। मुख है, घर्षणी है,
मुख गुहिका है, घर्षणी है, घर्षिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसके अलावा मलाशय है और गुदा। ये इसके मुख्य भाग हो चुके हैं। सबसे पहले हम मुख और मुख गुहा के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख और मुख गुहा के बारे में मुख जो है ऐसे है, मुख जो है वो ऊपरी और निचला, दो होस्ट यानी दो होठ हैं, तो ऊपरी और निचले दो होस्टों द्वारा घिरा रहता है और यह मुख गुहिका में खुलता है। मुख जो है वो अंदर जाकर के किस में खुलता है? मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख गुहिका का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला ऊपरी भाग या ऊपरी तालु जो होता है वो कठोर और कोमल तालु के रूप में होता है। इसके पार्श्व में यानी इसके दाएं बाएं में अधर तल पर पेश या जिह्वा, इसके पेश या जिह्वा जुड़ी रहती है, भित्तियां लगी रहती है, पेश या जिह्वा जुड़ी रहती है। जिह्वा यानी जीभ की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है ना, जो हमें क्या करती है? खट्टे, मीठे, नमकीन, कड़वे आदि का क्या करवाती है? ज्ञान करवाती है। इसके बाद में दोनों जबड़ों में, ये जो दोनों जबड़े हैं, इन दोनों जबड़ों के अंदर क्या रहते हैं? दांत लगे रहते हैं, दंत लगे रहते हैं। दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे अंशों में काटने का, चबाने का काम करते हैं। मानव के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम दंती यानी इनका आकार प्रकार अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि दंत विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। इनके जबड़े में यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृतनक, कृंतक है ना, इसके अलावा रदनक, अग्रचूर्णक और शूर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक की संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 4 प्लस 4 अर्थात, और रदनक की जो संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 2 होती है, 2 प्लस 2 अर्थात 8 होती है। इसके अलावा जो अग्रचूर्णक होते हैं, अग्रचूर्णक भी होते हैं 4 प्लस 4 8, ये सॉरी 4 होते हैं, 2 प्लस 2 4। इसके अलावा जो चूर्णक होते हैं वो होते हैं 6 प्लस 6 यानी कि 12। तो टोटल कितने हो गए? 32। इस प्रकार हमारे मुख गुहा में जो धातु की संख्या होती है वो 32 होती है। तो जो कृंतक होते हैं उसका काम होता है भोजन को काटना। रदनक जो होता है भोजन को चबाना, रदन करना यानी चबाना। अगर चूर्णक और चूर्णक का काम होता है वो होता है भोजन को तोड़ना और चबाने के काम आते हैं। दांतों का जो विन्यास सूत्र होता है, किस प्रकार विन्यास सूत्र होता है? कृंतक जो दांत होते हैं, कृंतक इनको कहते हैं इनसियोर्स है ना। इसके अलावा जो रदनक दांत होते हैं उनको कैनिन्स कहते हैं, CANINS कैनिन्स कहते हैं। इसके अलावा अवगर चूर्णक होते हैं उसको प्रीमोलर्स कहते हैं, प्रीमोलर। और जो चूर्णक होते हैं उनको मोलर्स कहते हैं। तो ये M, ये P, ये C, ये I। तो इनका जो सूत्र होगा दंत विन्यास, दंत सूत्र जो होगा वो क्या होगा? दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा? I बराबर 2/2, C बराबर 1/1, PM बराबर 2/2 और M बराबर 3/3 और इनको गुणा 2, अर्थात ऊपर 2 नीचे 2, उसको 2 से गुणा करो, अर्थात 2 जोड़ी 2 जोड़ी, ऊपर 2 जोड़ी नीचे 2 जोड़ी, ऊपर 1 जोड़ी नीचे 1 जोड़ी। प्रीमोलर्स ऊपर 2 जोड़ी नीचे 2 जोड़ी, मोलर्स ऊपर 2 जोड़ी नीचे 2 जोड़ी। 2 से गुणा करिए, अर्थात 2 गुणा 2 4 4, 2 2 4 4 6 6। इस प्रकार ये हो गया इनका दंत विन्यास, दांतों का सूत्र। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस के संभावना ही रहती है, तो इसको आप क्लियर करें। दंत विन्यास को। आई का मतलब हो गया इंश्योरेंस, कृंतक दांत, और कैनिन्स का मतलब हो गया रदनक, और प्रीमोलर्स PM का मतलब हो गया प्रीमोलर्स, और मोलर्स M का मतलब हो गया मोलर्स। इस प्रकार ये हमारा जो है दांत के बारे में हो गया। मनुष्य के जीवन में दांत हैं वो 2 बार आते हैं। पहले दांत सेट को हम क्या कहते हैं? दूध दांत, जो गिर जाते हैं, है ना, दंत सेट होते हैं, मिल्क टीथ। और दूसरे सेट को स्थायी दांत कहते हैं, जो परमानेंटली आ जाते हैं। दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं। और 2 बार दंत उत्पन्न होने की जो अवस्था होती है, 2 बार जो दांत आते हैं उनके उपस्थित होने के जो होते हैं
उनको तोड़ने के लिए, मतलब ये जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं द्विबार दंती, 2 बार आते हैं। दूध के दांतों में अगर चूर्णक अनुपस्थित होते हैं, दूध के जो दांत होते हैं उनमें अगर चूर्णक जो होते हैं 8 वाले वो अनुपस्थित होते हैं। दंत की संरचना, अब हम दंत की संरचना को पढ़ते हैं। दांत की जो संरचना है, इसकी संरचना को मैं यहाँ बना देता हूँ दांत की संरचना को, क्योंकि फिर से हमारे को ये बनाना पड़ सकता है। तो दांत की संरचना आप देख सकते हैं, दांत की संरचना में सबसे पहले तो ये वाला जो भाग होता है इसका रूट वाला भाग होता है, मूल। फिर ये वाला जो भाग होता है इसका वो होता है गिरवा, इसकी गर्दन। और ये वाला जो भाग हो गया इसका शीर्ष भाग हो गया। शीर्ष भाग में एक तो होता है ऊपर इसका आवरण होता है, वो इनेमल होता है। इसके अलावा ये जो भाग होता है डेंटिन का बना होता है, मजबूत होता है। इसके अलावा इसमें उपस्थित तंत्रिकाएं रुधिर वाहिकाएं होती है रेड कलर की, ये रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिनियाँ होती है, इसके अंदर पाई जाती है रुधिर वाहिनियाँ। इसके अलावा ये जो होते हैं ये वाले निकले हुए मसूड़े। इसके अलावा ये जो निकलती है यहाँ पर ऐसे है, ये होती है अस्थि। इसके अलावा सीमेंट, मूलरंध्र का खुला छिद्र, यहाँ पे खुला छिद्र होता है मूलरंध्र का, है ना। तो दांत की संरचना में क्या होता है, दंत है ना जो बहुत कठोर संरचना होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। प्रत्येक दंत में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? निचला भाग जो जबड़ी की अस्थि से गर्त में रहता है, गर्त में स्थिर रहता है। जबड़ी की अस्थि से क्या रहता है, गर्त में, खड्डे के अंदर स्थित रहता है, उसको हम कहते हैं मूल यानी रूट। ऊपरी भाग कहलाता है शीर्ष, है ना, शीर्ष होता है। और दोनों के मध्य का जो मसूड़े नुमा भाग होता है, मसूड़ों द्वारा घिरा हुआ भाग रहता है, ये मसूड़े के द्वारा घिरा हुआ भाग रहता है, उसको हम कहते हैं गिरवा। दंत का निर्माण अस्थि समान, दंत का जो निर्माण होता है ऊपर वाला वो अस्थि समान कठोर डेंटिन से होता है। डेंटिन ये बिल्कुल कठोर होता है, मजबूत होता है, जो सहज ही वो टूटता नहीं है, आग में जलता भी नहीं है। दंत के केंद्रीय भाग में, दंत का जो केंद्रीय भाग होता है मज्जा गुहा होती है, मज्जा गुहा रुधिर वाहिनियां वगैरह होती है। इसमें दंत कोशिकाएं और रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, ये जो मध्य भाग है इसके अंदर दंत कोशिकाएं होती है, जिनमें रुधिर वाहिकाएं होती है, दंत कोशिकाएं होती है। इसके अलावा इस आधार भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे शीर्ष छिद्र कहते हैं। आधार भाग पर यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको शीर्ष छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र द्वारा दंत को क्या मिलता है, ये जो यहाँ पे छिद्र होता है शीर्ष भाग पर, इस छिद्र द्वारा दंत को रक्त व तंत्रिकीय संवहन दिया जाता है। यानी कि रक्त और तंत्रिका वगैरह का जो आवेग है, संदेश है, वो इनको दिया जाता है। दंत कोशिकाओं की जो सक्रियता है, दंत कोशिकाएं यानी सक्रिय होंगी, वो दंत के आकार में वृद्धि करती जाती है। एक निश्चित आयु के पश्चात दंत में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन एक निश्चित आयु के पश्चात ये जो सक्रिय, जो रुधिर वाहिनी वगैरह जो है, ये जो दंत क्रिया जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय हो जाती है मतलब दंत वृद्धि करना बंद कर देता है। दांत का विकास रुक जाता है, दांत की वृद्धि है वो रुक जाती है। दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्राव करती है, डेंटिन का निर्माण करती है। डेंटिन जो कि मजबूत और कठोर भाग होता है। दंत का शिक्कर जो होता है, ये दंत का जो शिक्कर होता है दंत वलक कहलाता है। दंत वलक के द्वारा इसको ढका रहता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसको हम इनेमल भी कहते हैं। मूल गर्त में अस्थि समान सीमेंट द्वारा, यहाँ पर अस्थि समान ये सीमेंट होती है यहाँ पर, यानी सीमेंट यानी मजबूत, अस्थि समान एक पदार्थ से घिरा हुआ रहता है, बना रहता है, उसके द्वारा ढका रहता है। तो ये इस प्रकार ये दंत संरचना होगी। दंत 2 प्रकार से आते हैं हमारे, द्विबार दंती होती है, विषम दंती प्रकार का होता है, एक स्थायी होता है, एक दूध वाले दांत होते हैं। हमारे ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में समान दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। कृतंक, रत्नक, अग्रचौर्णक, चौर्णक। इनकी संख्या 4+4, रत्नक की 2+2, अग्रचौर्णक की 4+4, चौर्णक की 6+2। इनका जो सूत्र था आएगा 2+2 गुणा 2, है ना, 2 जोड़ी।
रत्न का 1 + 1/1 गुणा 2, अगर स्वर्ण का 2/2 गुणा 2, और फिर जो मोलर्स हो गए स्वर्णक उसका 3/3 गुणा 2। इस प्रकार ये हमारी धातु की संरचना आ जाती है। इसमें सबसे शीर्ष भाग होता है डेंटिन का बना हुआ, और उसके डेंटिन के ऊपर एक बिल्कुल मजबूत कठोर पदार्थ एनिमल से वो रखा हुआ रहता है। ये गिरवा भाग होता है अस्थि मज्जा वाला, इसमें जिसमें रुधिर वाहिनियां, तंतुकोशिकाएं, दंतकोशिकाएं वगैरह पाई जाती है। एक जड़ वाला भाग होता है जिसमें अस्थि और मसूड़े से युक्त संरचना होती है, और सीमेंट युक्त आवरण पदार्थ ये बना हुआ होता है। इस प्रकार ये हमारा जो है ये धातु की जो संरचना हम पढ़ रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार हमारे दांत सबसे पहले मुख के अंदर जो पाए जाने वाले दांतों की जो संरचना है वो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घर्षणी। घर्षणी किसके बीच में है? मुख गुहा और घर्षिका के बीच में। मुख गुहा और घर्षिका के बीच में, मुख गुहा ही घर्षिका ही, इन दोनों के बीच में जो घर्षणी है। मुख गुहिका और घर्षिका के मध्य का भाग क्या कहलाता है? घर्षणी कहलाता है। यह पेशियों से निर्मित होता है। किससे बना होता है? पेशियों से। ये जो घर्षणी वाला भाग होता है ये पेशियों से निर्मित होता है। घर्षणी में यूस्टेकी कोशिकाओं के छिद्र उपस्थित होते हैं। यूस्टेकी कोशिकाएं पाई जाती है जो इसको नम बनाए रखती है छिद्रों के द्वारा ये पदार्थ। इसके पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं, एक तो घाटी, 2 छिद्र पाए जाते हैं इसके पश्च भाग में। ये वाला पश्च भाग हो गया जहाँ से घर्षिका से मिलता है। यहाँ पर दो खंड होते हैं, एक तो घाटी और दूसरा निगल द्वार। एक तो घाटी और दूसरा निगल द्वार, 2 भाग होते हैं। घर्षणी निगल द्वार के माध्यम से नली समान घर्षिका में खुलती है। जो निगल द्वार है उसके द्वारा आगे किसमें खुल जाती है? घर्षिका के अंदर खुल जाती है। और घाटी वाला भाग क्या करता है? ये भोजन को वापस ऊपर जाने से रोक देता है। नेक्स्ट जो है वो है घर्षिका। पहला मुख गुहा हो गया, दूसरा घर्षणी हो गया, तीसरा घर्षिका। यह लगभग 25 सेमी लंबी होती है। यह लगभग 25 सेमी, इसकी लंबाई कितनी होती है? घर्षिका की 25 सेमी लंबी होती है। इसकी भित्ति में ऊतकों के समान सामान्य स्तर मतलब सामान्य स्तर पर क्या क्या पाया जाता है? सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधिश्लेष्मा। सिरोसा एक केमिकल पदार्थ वाला होता है जो इसको नम बनाए रखता है, सिरोसा। इसके अलावा बाह्य पेशी स्तर, इसके अलावा पाया जाता है श्लेष्मिका। ये 3 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और श्लेष्मिका, अधिश्लेष्मिका और श्लेष्मिका ये पदार्थ पाए जाते हैं। सिरोसा वास्तव में आंतरांग पेरिटोनियम होता है। सिरोसा जो होता है वो आंतरांग यानी अंदर के अंगों का पेरिटोनियम का मतलब हो गया कि ये इनको नम बनाने में इनको सहायक है। जो बाकी वाले जो भाग होते हैं इनको एक दूसरे को संतुलन बनाने में मदद करता है। ये केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना स्तर होता है। प्रत्यास्थ मजबूत होता है और लचीला होता है। तंतु में संयोजी ऊतक का बना स्थिर होता है। कौन सा? जो है सिरोसा। पेशी स्तर में बाह्य अनुदैर्ध्य और भीतरी वर्तुल अरेखित पेशियों के स्थिर होते हैं। पेशी स्तर जो होता है ये वाला, इसमें क्या होता है? अनुदैर्ध्य रेखाएं पाई जाती है, ऐसे अनुदैर्ध्य रेखाएं पाई जाती है। वर्तुल अरेखित पेशियों के स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर, वर्तुल अरेखित और ऐसे अनुदैर्ध्य और अरेखित पेशियों के वर्तुल स्तर पाए जाते हैं। अतः श्लेष्मिका जो संयोजी ऊतक से निर्मित स्तर होता है, ये जो श्लेष्मिका होता है ये संयोजी ऊतक रक्तवाहिनियों से निर्मित ऊतक होता है जिसमें तंत्रिकाएं, रुधिर, लसिका ग्रंथियां, कोलेजन और लचीले तंतु इस श्लेष्मिका के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर श्लेष्मिका ग्रंथियां भी पाई जाती है। इसके अलावा श्लेष्मिका जो है वो सबसे भीतरी स्तर है। सबसे बाहर तो होगा सिरोसा, तो इसको मजबूत लचीला बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है। इसके अलावा सबसे अंदर पाया जाएगा श्लेष्मिका वाला भाग। इसमें उपकला, आधार पटल और श्लेष्मिका पेशी पाई जाती है। उपकला ऊतक पाया जाता है, आधार कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा पाया जाता है इसके अंदर श्लेष्मिका पाई जाती है। इसमें स्त्री सेल के उपकला पाए जाते हैं स्तरों के रूप में। इसके अलावा भीतरी उपकला ऊतक ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। घर्षिका के प्रारंभिक भाग में, घर्षिका जो है उसके प्रारंभिक भाग में जो वो घर्षणी से टच रहती है, घर्षणी से जुड़ी हुई रहती है, उसमें रेखित पेशियां भी पाई जाती हैं। ये वाली बाह्य स्तर पेशियां वाली जो रेखित है वो भी पाई जाती है। घर्षिका भोजन को क्रमानुकुंचन, घर्षिका जो होती है भोजन को क्रमानुकुंचन ऊपर से नीचे की ओर घर्षणी से आमाशय में भेजती है। घर्षणी से लेती है और आमाशय के अंदर भेज देती है। श्वास नली में भोजन के प्रवेश को, जो श्वास नली में है, श्वास नली यहाँ पे श्वास नली जुड़ी हुई रहती है।
यहाँ पर आकर के वो श्वास नली से संयुक्त हो जाती है, तो वो भोजन के प्रवेश को घाटी ढक्कन क्या करता है, रोकता है। घाटी जो ढक्कन होती है एपिग्लोटिस इसको हम कहते हैं, उसके द्वारा रोका जाता है। इस प्रकार हमारा ग्रसनी और ग्रसिका वाले 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा तीसरा जो भाग होता है वो होता है आमाशय। ये तीसरा जो भाग हो गया ये है आमाशय। आमाशय जिसको हम स्टोमच भी कहते हैं, ये उदरगुहा में बाईं ओर अपने बाईं ओर जिधर हमारा हार्ट होता है उसके द्वारा तनुपट के नीचे स्थित होता है। तनुपट के नीचे स्थित रहता है, यानी जो फेफड़ों के पास में ये ऐसे तनुपट पाया जाता है, फेफड़े ऊपर रहते हैं तो फेफड़ों उस तनुपट के नीचे फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम पाया जाता है उसके नीचे स्थित रहता है। ग्रसिका तनुपट को छेद कर, जो ग्रसिका होती है वो इस तनुपट जो डायफ्राम होता है उसको छेद कर किसमें प्रवेश कर जाती है, उदरगुहा में, यानी कि आमाशय में प्रवेश करती है। उदरगुहा में प्रवेश करके आमाशय में खुल जाती है। आमाशय पेट से थैले के समान भाग होता है, एक थैली के समान संरचना वाला भाग होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, इसके ऐसे 3 भाग बना लेते हैं, है ना। ये सबसे पहला जो भाग होता है आमाशय का वो होता है जठरागम भाग। जठरागम भाग एक होता है, वो होता है जठर निर्गमी भाग, और तीसरा जो होता है वो फंडस भाग होता है, या फंडिस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके 3 भाग हो गए, जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस। जठरागम ये ग्रास नली से जुड़ा छोटा भाग होता है, ग्रास नली से ऊपर से ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे से जुड़ा हुआ रहता है फंडिस भाग से, और छोटा भाग होता है ग्रासनाल व कार्डियक भाग के मध्य में। कार्डियक या फंडिस, इसको कार्डियक भी बोल सकते हैं। इसके मध्य में पाए जाने वाले मार्ग की को कार्डियक कहते हैं। ग्रासनाल और कार्डियक भाग, इसके ये कार्डियक भाग है ये वाला, इसके बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कार्डिया या जठरागम अवरोधनी, है ना। ये भाग जिस स्थान पर ग्रासनाल से जुड़ता है वहां पर एक तरफा कार्डियक संकुचन, कार्डियक स्पैंडिल पाई जाती है जो भोजन को आमाशय से ग्रासनाल में जाने से रोकता है। यानी यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जहाँ से ग्रसिका जठरागम वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, कार्डियक वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको कार्डियक संकुचन कहते हैं, जो भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोक देती है। इसके अलावा इसमें कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोधनी कहते हैं, जठरागम अवरोधनी इसको कहते हैं। दूसरा है फंडस भाग, ये वाला, ये आमाशय का अधिकांश भाग, ये सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग आमाशय का ये बनाता है। यहाँ पर पाचक रसों का स्राव होता है, यानी यहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, पाचक रसों का स्राव होता है, यह है आमाशय के मध्य भाग का निर्माण करता है। तीसरा है जठर निर्गमी भाग, यह आमाशय का अंतिम भाग है। तीसरा भाग जो ग्रहणी से, यहाँ पर ग्रहणी से, ये ग्रहणी है जो छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है, छोटी आंत और जठर निर्गमी भाग में जो मध्यम भाग जो होता है उसको ग्रहणी कहते हैं। पाइलोरिक भाग यानी कि ये जठर निर्गमी भाग और ग्रहणी के बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है, पाइलोरस। ग्रहणी के बीच का जो छिद्र होता है, छिद्र इन दोनों के बीच में जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, पाइलोरस छिद्र। ये जिस स्थान पर ग्रहणी से जुड़ता है वहां पर जठर निर्गम अवरोधनी, यहाँ पर जिस स्थान पर ये जुड़ा रहता है ग्रहणी से उस भाग को हम कहते हैं जठर निर्गम अवरोधनी पाई जाती है, जो क्या करती है, भोजन को विपरीत दिशा में वापस ऊपर दिशा में जाने से रोक देती है। इसे पाइलोरिक कपाट भी कहते हैं। इसके अलावा आमाशय की जो भित्ति का निर्माण होता है वो 4 स्तरों से होता है। आमाशय की जो ये भित्तियां हैं ये वाली, ये विभिन्न 4 स्तरों से होता है, जिसमें श्लेष्मिका जो होता है वो वलित घूमी हुई रहती है, और इसका क्या पाया जाता है, मोटा स्तर पाया जाता है। जो भित्ति का स्तर है वो मोटा स्तर होता है। श्लेष्मिका उपकला स्तंभाकार होती है। इसमें 2 प्रकार की, जो आमाशय में है 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो जठरीय ग्रंथि, जठर का मतलब होता है भोजन, जठर का मतलब होता है भोजन। एक तो जठरीय ग्रंथि और जठर निगम ग्रंथि, यानी एक तो भोजन का मतलब भोजन को पचाने वाली, भोजन से बनने वाले रस को पचाने वाली, जठर निर्गम जो भोजन बाद में बच जाता है उसको निकालने वाली ग्रंथि। ये दोनों आधार पटल में स्थित रहती है, इसकी सतह पर पाई जाती है। जठर ग्रंथियां जो होती है वो अम्लीय जठर और जठर निर्गम ग्रंथियां मुख्यतः श्लाष्मिक स्रावित करती है। जठर ग्रंथियां जठरीय रस का स्राव करती है और जठर निर्गम ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्मिक स्राव करती है। इन ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन स्रावित करती है। ये जो ग्रंथियां होती है जठर निर्गमी या जठर अवरोधनी जो ग्रंथियां होती है वो अम्लजन कोशिकाएं कहलाती है, अम्ल का स्राव करती है। इसके अलावा जाइमोजन कोशिकाएं होती है, मुख्य कोशिकाएं होती है वो अम्लजन कोशिकाएं कहलाती है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
क्या करती है, स्राव करती है इनको, इसलिए इनको अम्लजनक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये ग्रंथियां फंडस, तीसरा जो भाग है फंडस और मध्यकाय भाग में पाई जाती है। फंडस जो बीच में होता है उसके मध्य में पाई जाती है ये ग्रंथियां। आमाशय का लगभग 80% भाग ये बनाती है। जठर निर्गम ग्रंथि, जठर निर्गम भाग, जो जठर निर्गम ग्रंथियां हैं वो जठर निर्गम भाग में स्थित होती है, इस वाले भाग में स्थित होती है। आमाशय का लगभग ये 20% भाग बनाती है। आमाशय के बाह्य पेशी स्तर में बाह्य अनुदैर्ध्य, मध्य वर्तुल और आंतरिक तिर्यक पेशी नामक 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं। इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, एक तो मध्य वर्तुल, एक बाह्य अनुदैर्ध्य और एक आंतरिक तिर्यक पेशी। ये 3 प्रकार के स्तर इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा आमाशय वाला जो भाग है पाचन क्रिया है वो हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब हम ये 3 भाग हो गए हमारे, एक तो हो गया मुख गुहा, एक हो गया गर्सिका और एक आमाशय, 4 भाग हो गए पाचन तंत्र के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा जो भोजन पच करके आगे कहाँ जाता है, कैसे पाचन होता है, किस प्रकार इसमें क्रिया संपन्न होती है, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे कि इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और आपको पढ़ेंगे। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो हमारा लेट आया है क्योंकि कुछ तकनीकी कमी और टाइम के अभाव में, समय के अभाव के कारण हम वीडियो बना नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब नेक्स्ट 2 डेज़ में, यानी कि अब एक दिन छोड़ के एक दिन आपका वीडियो मिलता रहेगा। जो आपको बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए बहुत बहुत हमको खेद है। आगे से ऐसा होगा नहीं, हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि कुछ समस्याएं होती है जो समझ में नहीं आ रही है ऑनलाइन में, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, लाइक करने की कोशिश करें और हमारे जो चैनल है भारतीय एजुकेशन के नाम से उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश भी करें। धन्यवाद।